Jai Sai Ram to all. In today's session, we will be dealing with the topic called as chemical reactions. So in general, every day in our surroundings, we just observe thousands of chemical reactions which are ongoing. Some are noticed while other are unnoticed. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़े कोई भी रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, so the reaction or the change in which a new substance, something entirely new has been formed, it is called or it can be considered as a chemical change. And yes, if I talk about chemical reactions and chemical equations, yes, only chemical changes can be written in the form of chemical reactions and equations. So general in our day-to-day life, if I talk about, or generally I'm burning a paper, okay. Now if I'm burning a paper, what is getting formed? Ash. Now ash is entirely a new substance formed. So such a change when I'm burning a paper and ash is getting formed, it's an example of a chemical change. Okay. Now if I'm cooking something, yes, cooking of food, it's also an example of a chemical change, because earlier the properties of the raw vegetables were different, but after cooking the properties have been changed. I cannot convert them back into the raw food or the raw vegetable, so it's also an example of a chemical change. So all these changes are the example of chemical changes. और इन शॉर्ट में हम ऐसे समझे जिसमें भी कुछ नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, उस चेंज को हम केमिकल चेंज कह देते हैं. तो अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस कैसे कहते हैं, बट अब पॉइंट आता है कि हम केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन कैसे करेंगे. सो वी विल से दैट केमिकल रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. यस, अभी तक हमने यही पढ़ा कि केमिकल चेंजेस में कुछ नया बनता है और हर एक केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो यस, अ केमिकल चेंज इज अ चेंज in which a new substance with new properties are formed. Now we are taking the example of burning of magnesium ribbon. So when anything is burned, we need oxygen with it. Yes? So let's take an example that we are burning magnesium ribbon. Even I have shared in the description box that how magnesium ribbon burns. You can check it out in my video. That कैसे मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है और कौन सी वाइट डार्सलिंग लाइट आती है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और रिएक्टिंग गिव्स व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो दिस इज अ केमिकल चेंज. जब हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसे हमने बर्न किया. बर्न करने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. तो जब हम बर्न कर रहे हैं उस मैग्नीशियम रिबन को, तो हमारे पास व्हाइट कलर की ऐश कलेक्ट हो रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं. तो जब वो व्हाइट कलर की ऐश कलेक्ट हुई, वो क्या है हमारी? दैट व्हाइट ऐश इज व्हाट? इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो एक एंटायरली नया सब्सटेंस बन गया, क्योंकि हमने बर्न तो मैग्नीशियम को करा था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा था. जब एक नया सब्सटेंस बना तो हमने इसे क्या बोल दिया? ये हमारी क्या है? दिस इज माई केमिकल रिएक्शन. Now you can see the elements involved are magnesium and oxygen, and the substance produced is magnesium oxide. So you need to know these things, the substances which are reacting, जो चीजें react करती हैं. तो यहाँ पे कौन कौन react कर रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. और जो react करता है साथ में, उन्हें हम बोलते हैं reactants. What do we call them as? Reactants. और जो नया प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि इस केस में क्या नया प्रोडक्ट बना है? व्हाइट ऐश. और उस व्हाइट ऐश को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट. तो कुछ कंपल्शन नहीं है कि हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनेगा या दो ही रिएक्टेंट्स होंगे. वो डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन, आप कितने सब्सटेंसेस को रिएक्ट करा रहे हैं और क्या बन रहा है. एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं. तो ये हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल के बारे में. अब आपका चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हमारी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन सेम चीज है? देखिए, केमिकल रिएक्शन अभी जो हमने पढ़ा उसे कहते हैं, बट इन्हें जो मैंने मैग्नीशियम ऑक्सीजन एलिमेंट्स लिखे हैं, इन एलिमेंट्स की जगह मैं इनके सिंबल्स को यूज करूंगी. शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ये मेरी केमिकल रिएक्शन है. We know that we write magnesium in the form of Mg, oxygen can be written as O2, and the product form
is magnesium oxide, which in the symbolic form or in the formula is written as Mgu. तो ये हमारी क्या हो गई, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन. बड़े बड़े स्पेलिंग्स नहीं लिखने पड़े, सिर्फ सिंबल्स यूज करने पड़ रहे हैं. और इस शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. क्या कहते हैं इसे हम? केमिकल इक्वेशन. सो दिस इज माय केमिकल इक्वेशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन रिएक्टिंग और बर्निंग. आपको जनरली एग्जाम्स में लिखने को आ जाता है, state the reaction, write the chemical equation when magnesium ribbon is burnt. So whenever you get such type of reaction when something is getting burnt, सिर्फ मैग्नीशियम रिबन लिखा हुआ आ रहा है, आपको खुद ऑक्सीजन ऐड करनी है, क्योंकि हमें पता है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है. So this is the representation. Abhi we will be learning that this equation is not balanced and how to balance it in our further session. तो अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो हमें कंफर्म करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई ही है. हमारे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में सारा टाइम रिएक्शंस होती रहती है, और अभी मैंने आपको बताया कि हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं. कैसे कि अगर केमिकल चेंज है तो वो केमिकल रिएक्शन है. तो अब ऐसे मैं आपको 5 पॉइंट्स बता रही हूँ. उन 5 पॉइंट्स में से एक भी कंडीशन अगर वैलिड है या एक से ज्यादा कंडीशन भी वैलिड है तो केमिकल रिएक्शन होगी ही. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? दीज आर द कंडीशंस. अगर ये कंडीशन हो रही है तो मतलब 100% आपकी केमिकल रिएक्शन वहां पर हुई है. सो व्हाट इज द फर्स्ट सिचुएशन, व्हाट इज द फर्स्ट केस? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. आप नोटिस करेंगे कि गैस इवॉल्व होगी. तो ऐसे कितने केसेस होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जब गैस रिलीज होती है. ठीक है, तो जब गैस रिलीज हो रही है तो किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का. सो द वेरी फर्स्ट सिचुएशन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. सेकंड, चेंज इन कलर. कितनी बार होता है हम दो चीजों को मिक्स करते हैं और हमारा जो कलर होता है पहले वाली स्टेट का वो चेंज हो जाता है. एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो. एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो. आप लोगों को स्टिंग पता होगी, स्टिंग जो सॉफ्ट ड्रिंक है. अब वो स्टिंग का कलर भी पता होगा आप लोगों को. स्टिंग का कलर होता है रेड. अब उस स्टिंग में मैं थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर मिला दूं, जो घर पे इजी डिटर्जेंट टाइप होता है, ब्लीचिंग पाउडर, उसको मिक्स कर दूं तो स्टिंग कलरलेस हो जाएगी. ये भी एक सिंपल सा एग्जांपल है जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं. और अब आप नोटिस करेंगे कि स्टिंग का कलर चेंज हो गया है. तो जब स्टिंग का कलर चेंज हुआ है तो क्या टेक प्लेस हुआ? चेंज इन कलर. और जब भी चेंज इन कलर होता है तो क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन अकर होती है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज होनी चाहिए. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी कि या तो कलर चेंज हो जाए. अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट. अब आप स्टेट का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस. इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं. जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, कैंडल में क्या है? वैक्स. जब वो वैक्स बर्न होती है तो हमें वाटर भी मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है. तो वैक्स क्या थी? हमारी सॉलिड. बट कंबशन होने के बाद या बर्न होने के बाद वो हमें क्या दे रही है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड और गैस में. तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? चेंज इन स्टेट का. So if generally it is asked you, give me an example of a change in state or give me an example of a chemical reaction where change in state occurs, you can simply write combustion of a candle or burning of a candle. I hope I am clear. The fourth case is change in temperature. Change in temperature. Now I hope you know, obviously, sorry, you know what do you we understand by change in temperature. अब change in temperature हम बहुत इजीली समझ सकते हैं. हमने सपोज कर लो पहले जो चीजें ली उन्हें रिएक्ट करा, मैंने उसे हीट दी. अब खाना बनाने के लिए मैं वेजिटेबल्स को क्या दे रही हूँ? हीट दे रही हूँ. तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? चेंज इन टेम्परेचर का. क्योंकि अब मुझे उसमें बताओ, जब मैंने वेजिटेबल्स को पहले लिया उसमें ज्यादा हीट थी या बाद में ज्यादा हीट है? ऑब्वियसली जब मैं हीट दे रही हूँ तो जब सब्जी तैयार हो गई या मेरी वेजिटेबल्स तैयार हो गई या मेरी डिश तैयार हो गई, उसमें ज्यादा क्या है? हीट है. तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया, उसमें हमने हीट दी. तो अब हम चेंज इन टेम्परेचर को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि हीट दे रही है या हीट अपने आप रिलीज हो रही है.
तो जब हम हीट देते हैं, जैसे मैं कि वेजिटेबल्स को कुक करने के लिए दे रही हूँ, तो वो एग्जाम्पल होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। किसका एग्जाम्पल होता है? एंडोथर्मिक। अभी हम इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। एंडो मतलब देना, एब्सॉर्ब करना, और थर्मिक मतलब हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है और हम हीट देते हैं, उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसका अपोजिट, कितनी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें ऑटोमेटिकली हीट रिलीज होता है। अब हम कैल्शियम ऑक्साइड है उसे वाटर में मिक्स कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, तो वो हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? उसमें हीट रिलीज हो रहा है। एक्सो आप एग्जिट से भी समझ सकते हैं। एक्सो मतलब रिलीज और थर्मिक मतलब दोबारा हीट। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है वो किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अभी इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। बट अगर आपको सिंपली इन्हें गेस करना है तो आप ये समझ सकते हैं, आप दोनों को टच करके देख ले। अगर आपने कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री लैब में जाके करी, अगर आपने उसे रिएक्शन को होने के लिए आपने बर्नसन बर्नर से हीट दी, तो वो एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। बट रिएक्शन होने के बाद कितनी बार जब हम एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है वो ऑटोमेटिकली हॉट हो जाती है। तो टेस्ट ट्यूब अपने आप गर्म हो गई, हमने तो नहीं हीट दी। तो जब कोई चीज अपने आप गर्म हो रही है तो वो कब हो रही है? जब उसमें हीट रिलीज हुई होगी, और वो किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो अभी तक हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी, जो आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं और करते भी है। फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड, चेंज इन कलर, थर्ड, चेंज इन स्टेट, एंड फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर. There is one more characteristics. There are 5 characteristics as I told you. तो जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अब अगर हम बात करें प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट जब भी हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, कोई सॉलिड सब्सटेंस जो उसमें घुले ना और नीचे रिएक्शन में होकर नीचे सेटल डाउन हो जाए. फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन किस में करूंगी? टेस्ट ट्यूब्स में ही करूंगी. तो मैंने, या फिर बीकर में करूंगी, मैंने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया और कुछ ऐसा बना जो सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल है, तो वो क्या होगा? उस टेस्ट ट्यूब या बीकर के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. तो वो जो चीज बना या फिर एक सॉलिड प्रोडक्ट जो बना जो इनसॉल्यूबल है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट. तो जब भी प्रेसिपिटेट बनता है तब भी उसे हम क्या बोल देते हैं? एक केमिकल रिएक्शन हुई है. तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की. एक 2 मार्क का क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो आपको पता होनी चाहिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. मेक श्योर यू लर्न देयर एग्जांपल्स वेरी वेल. वैसे वन बाय वन मैं आपको 2 और 3 ऐसे एग्जांपल्स लिख रही हूँ जिनके हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और आपके एग्जाम में आ भी जाती है कि स्टेट एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वेयर इवोल्यूशन ऑफ गैस इज अकरिंग. सो आई हेल्प यू आउट. सी, वी नो जिंक इज अ मेटल and you can easily test it out in your schools and ask your teachers in the chemistry lab to perform this experiment or give you a little bit amount of zinc or any other metal. So zinc is a metal, and when we mix this metal with H2SO4, what is H2SO4? It is sulfuric acid. You must know the formula. H2SO4, sulfuric acid. So when we combine these two, what do we get? We get it as zinc sulfate, which is aqueous, plus hydrogen, which is a gas. See students, you must know very carefully कि हमारा जो रिएक्शन बन रहा है, एक बार रिविजन करा देती हूँ. इन दोनों सब्सटेंस ने रिएक्ट किया, इन्हें हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स. और जो नया चीज बना वो क्या बना? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट में हम ध्यान दे रहे हैं हाइड्रोजन गैस है. तो हमने अभी बात करी किसका एग्जांपल देना है? इवोल्यूशन ऑफ गैस का. तो याद रख लो, जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिल रही है, जो किसका एग्जांपल है? इवोल्यूशन ऑफ गैस का. आप इसमें एरो भी लगा सकते हैं आगे. ये जो एरो है अपवर्ड पॉइंट आउट करता हुआ, ये इंडिकेट करता है गैस रिलीज हुई है. अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ चेंज इन टेम्परेचर का. अभी मैंने आपको समझाया था कि चेंजिंग टेम्परेचर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. और कौन से 2 पार्ट्स थे वो? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक.
तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी थी? एंडोथर्मिक, जिनमें हीट एब्सॉर्ब हो रही थी, और दूसरी कौन सी सिचुएशन थी? एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट क्या हो रही थी हमारी? रिलीज. So endothermic reactions are the reactions in which heat is getting absorbed. Let's quickly take an example. When nitrogen, which is a gas, combines with oxygen in the environment, which is also a gas, we give both of them the heat, or they take the environment heat to form nitrogen oxide, which is also a gas. So such a reaction, उसमें क्या हुआ? हमने हीट दी, तो किसका एग्जाम्पल है? एंडोथर्मिक का. और हम हीट दे रहे हैं, किस में हीट दे रहे हैं? रिएक्टेंट्स में हीट दे रहे हैं. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एंडोथर्मिक का. ऑन द अदर हैंड अभी हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है. ठीक है, उसमें अपने आप हीट रिलीज होगी. तो इस केस में जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, कौन है हमारे रिएक्टेंट्स? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. इनकी एनर्जी ज्यादा है. क्यों? क्योंकि इनको साथ में हीट भी मिली है. तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? रिएक्टेंट्स की. So energy of reactants is greater than the energy of products. Now on the other hand, let's take an example of exothermic, जिसमें heat release हो रही है. अब जो मैं आपको exothermic reaction लिखवा रही हूँ, वो reaction बहुत ज़्यादा important है. हर आपके स्कूल के टेस्ट में, चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो, हाफ ईयरलीज हो, प्री बोर्ड्स हो, और इवन बोर्ड्स में, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यस, दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके कोई भी एग्जाम हो, आपको रिएक्शन अच्छे से लर्न करनी है. इवन अभी लर्न कर लीजिए. सब रिएक्शंस जो मैं लिखवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको इस चैप्टर के बारे में. अभी मैं आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी शेयर करूंगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. आप देखिए, you will be scoring 100 out of 100 when you will be watching the videos carefully and completely. So note down this reaction, that is quicklime. आपको पहली बार बता रही हूँ, जनरली क्या बोलते हैं हम उसे? क्विकलाइम. क्विकलाइम कहते किसे हैं? ध्यान से ये भी याद रख लीजिए. क्विकलाइम हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड. किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को. तो जब मैं क्विकलाइम को रिएक्ट करा रही हूँ वाटर के साथ, so when quicklime is reacting with water, I hope you all know quicklime is in solid state, and water, the formula of water is H2, which is gas. No, H2 is L. S indicates solid, L indicates liquid. So when quicklime and water reacts, they form a different compound called as slaked lime. What is formed? Slaked lime. So the formula of slaked lime is calcium hydroxide plus heat. अब आपको ये प्लस हीट दिख रही है. इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है. तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. और इस रिएक्शन का क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है, राइट अ रिएक्शन व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर. तो आप लोगों को तो पता है, क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और जब क्विकलाइम और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? स्लेट लाइम, दैट इज CaOH whole twice along with heat. So it's an example of exothermic reaction. अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जिसकी केमिकल रिएक्शंस लिखने के लिए आ जाती हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. मैंने अभी आपको बताया कि प्रेसिपिटेट क्या है? एक सॉलिड सब्सटेंस जो बना और डिसॉल्व नहीं हुआ. So when we mix two solutions, there are some situations when the product form does not get dissolved in the solution. It gets separates out, and that product is called as precipitate. इसकी रिएक्शन का आपको लर्न होना बहुत जरूरी है. इसका कॉमन एग्जांपल है लेड नाइट्रेट, PbNO3 whole twice, लेड नाइट्रेट. अब आपको ये फॉर्मूलाज बनाने जरूर आना चाहिए, क्योंकि आपके इस चैप्टर में इक्वेशंस लिखने को आ जाती है. तो आपने क्लास 9 में वैलेंसीज लर्न करी थी, अलग अलग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की. नहीं करी थी तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रही हूँ कि हम केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं. कि लेड है और नाइट्रेट है, तो यहाँ पर 2B क्यों आया, कैसे ये फॉर्मूला बना. अगर आप ये कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी केमिकल इक्वेशन को बनाना और समझना. तो लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ये दोनों सॉल्यूशंस है, और जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उनके आगे हम AQ मेंशन करते हैं. AQ मतलब एक्वस. ये हमारे सॉल्यूशंस पानी में मिले हुए हैं. When anything is dissolved in water, we call such a solution as aqueous solution,
aqueous solution is written as एक ही. ठीक है, तो हमने ये दोनों सॉल्यूशंस लिए और इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन कराया. प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अब ये एक्सचेंज चाहते हैं. लेड आयोडाइड बनेगा जिसका फॉर्मूला होता है, और दूसरा क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट. सो इट्स KNO3 plus PbI. Now here I am marking an arrow pointing downwards. Evolution of gas मैंने कैसे मार्क किया था? Upwards. Means gas evolve हो रही है. अब ये एरो जो डाउनवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है, ये क्या बता रहा है? कि प्रेसिपिटेट बना. ठीक है, और वो प्रेसिपिटेट नीचे से ड्रिल डाउन हो गया है. So this arrow indicates formation of precipitate, while this arrow indicates evolution of gas. So this arrow is indicating कि क्या बना है यहाँ पे? Precipitate. So I'll write it as solid and this is aqueous because it gets separated out. So this is my reaction for the formation of precipitate. I hope these characteristics of chemical reactions are clear to you and what all I have taught. If something is not clear and you have some query, kindly mention it in the chat box. I'll be glad to help you out.